तो देखिए, तो आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बोला रेडियो एक्टिविटी हमने डिस्कस करनी है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो रेडियो एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या होता है, आपका एक एटम है, ठीक है। एटम के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये क्या होता है, अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है आपका, अनस्टेबल रहता है। ये खुद ब खुद क्या होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। कौन? न्यूक्लियस खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाता है। जब ये ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो इसके अंदर से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। जब सिंपल मैं क्या बोल सकता हूँ, जहां तो इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलता है, जहां बीटा पार्टिकल निकलता है, यानी कि रेडिएशन निकलती है, जिनको इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है, प्रोसेस है ना। जहाँ रेडियो एक्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, एक हैवी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसका अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है अपने आप, विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी या एजेंट टू डू सो। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो देखो क्या है, द रेडियो एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a heavy element disintegrates itself without being forced by any external agent to do so. The phenomena of emission of active radiation by a heavy element was termed as radioactivity. जो आपका ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट, पहले आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता क्या है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो प्रॉपर्टी शो करे, कौन सी, एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करे। ये एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर आपकी क्या होती है, एक्टिव रेडिएशन क्या की जाती है, एमिट की जाती है। इस फिनोमिना के द्वारा, किसके द्वारा, एक हैवी एलिमेंट के द्वारा। उस हैवी एलिमेंट का जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, आपका अनस्टेबल होता है। वो खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और उसके और खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का हम यूज नहीं करते हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और वो एलिमेंट जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि जो रेडिएशन अमिट करते हैं खुद ब खुद, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ये होगी आपकी रेडियो एक्टिविटी की बात। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लॉज को देखते हैं। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। तो पहले फर्स्ट टू लॉज देखेंगे हम। पहले देखिए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो आपका लॉ है, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन लॉज है जो इसके, टोटल मैं 5 लॉज को मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहला जो लॉ है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, स्टार्टिंग में अभी आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है, जो खुद ब खुद होता है, बाहर से कोई एजेंट का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस आपका, स्पोनोटेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस आपका, स्पोनोटेनियस। स्पोनोटेनियस प्रोसेस क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी, ये पहाड़ आपका, पहाड़ के यहाँ पे अगर पानी होगा तो ये पानी खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब कोई चीज नेचुरल फिनोमिना से होती है, खुद ब खुद होती है, कोई एक्सटर्नल एजेंट का यूज नहीं होता, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोनोटेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर पानी आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल एजेंसी लाइक मोटर। तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी इस पानी को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, यानी कि आपको एक्सटर्नल एजेंट का यूज करना पड़ा। तो मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, नॉन स्पोनोटेनियस प्रोसेस हुआ। स्पोनोटेनियस है, नॉन स्पोनोटेनियस तो समझ आ गई होगी आपको। तो हमारा ये जो होता है क्या, आपका रेडियो एक्टिव प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस होता है आपका, स्पोनोटेनियस प्रोसेस होता है, खुद ब खुद होता है, which does not depend upon factors like temperature and pressure. That is, disintegration of elements depend upon law of chance. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ चांस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी होगी। दूसरा यानी कि फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ देखिए, ये जो आपका यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक पेज ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेना, यहाँ पे ये आपका एक एलिमेंट है, मान लीजिए इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो एटम होता है वो किसके बिहाफ पे डिसाइड होता है, आपके एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके साथ लिखते हैं हम, जेड के साथ लिखते हैं। ये सारी बातें आपको पता है। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है वो हमें बताएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो मतलब कि हमारा क्या चेंज हो जाएगा, एटम चेंज हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इधर अभी। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर इस न्यूक्लियस के अंदर से
क्या निकले आपका, 2 प्रोटॉन्स बाहर चले जाए, 2 प्रोटॉन्स बाहर चले जाए और 2 न्यूट्रॉन्स बाहर चले जाए, 2 प्रोटॉन्स बाहर जाए और 2 न्यूट्रॉन्स बाहर जाए। उस कंडीशन में आपका ये जो निकलता है इसके अंदर से वो निकलता है अल्फा पार्टिकल। क्या निकलता है आपका, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये बना होता है 2 प्रोटॉन्स का और 2 न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। एक प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस। 2 प्रोटॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इसके ऊपर चार्ज होता है +2। बना किसका होता है, 2 प्रोटॉन्स हो 2 न्यूट्रॉन्स का। ये प्रोटॉन्स किसके अंदर से निकले होंगे, आपके न्यूक्लियस के अंदर से निकले होंगे। तो अब होता क्या है, देखिए यहां से इसके अंदर से प्रोटॉन्स निकल गए हैं। मान लीजिए इसके पास पहले 10 प्रोटॉन थे, 2 बाहर चले गए, बचेंगे पीछे कितने, 8। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 10 इसके क्या थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना था, 10 था। तो 10 प्रोटॉन थे तो 10 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे इसके अंदर। लेकिन 2 प्रोटॉन बाहर चले गए बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। बचे कितने पीछे, इलेक्ट्रॉन कितने, अभी भी 10 है। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कितने इसके अंदर, 10 हैं। लेकिन प्रोटॉन कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्या हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं इसके अंदर। तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, इस एटम के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। 2 चीजें क्या की थी, 2 प्रोटॉन बाहर गए थे, 2 न्यूट्रॉन बाहर गए थे। इसके कारण मेरी बात सुनना, अभी जब भी कोई एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके अंदर से जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, वो कोई भी एलिमेंट जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, उसका जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है -2। और जो उसका, ये देखो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स दिए हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, आपका मास नंबर होता है। और इसका जो मास नंबर होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितने के साथ, 4 के साथ। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल मास नंबर कितना कम होगा, 4, क्योंकि इसके अंदर से बाहर निकला ये। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन क्या बाहर गया, तो टोटल मास नंबर कितना कम हो जाएगा इस एटम का, 4 हो जाएगा। ये बात हुई अल्फा पार्टिकल की। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, उसका जो चार्ज आता है उसके ऊपर वो क्या आता है, -2। और उसका जो मास नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है 4 के साथ। इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पहली बात समझ आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, से डाउट। अगर क्लियर हो गया तो से यस। तब तक मैं बताता हूँ बीटा पार्टिकल के बारे में। बीटा पार्टिकल, अब बीटा पार्टिकल क्या है, इस केस में आपका जहां तो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो जनरली हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। तो जो बीटा पार्टिकल होता है ना, ये कैसे बनता है, जब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या एमिट होगा, एक बार रिपीट करना। यस सर, ओके। निंदिया आप मेरे ख्याल से लेट आए हो। देखो बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल के केस में क्या होता है, आपका ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में क्या होता है बीटा पार्टिकल की, जब भी ये एटम क्या करेगा, एमिट, बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, यानी कि इसने क्या एमिट किया, इलेक्ट्रॉन को एमिट किया है। अगर इसके अंदर भी 10 प्रोटॉन थे और 10 क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने बचेंगे, 10 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 9। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। जब भी बीटा पार्टिकल एमिट करेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसके कारण देखो क्या होता है, इसके कारण आपका, पहले बात बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन समझो। इसके कारण क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, चार्ज रेज हो गया +1। एंड यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर चला गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चला गया, बाहर चला गया। क्या इसका मास नंबर चेंज होगा, नहीं, इसका मास नंबर चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके मास नंबर क्यों क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि मास नंबर किसका बना होता है, यानी कि एटॉमिक वेट किसका बना होता है, एटॉमिक वेट बना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ना ही इसके, जब बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, ना ही आपके प्रोटॉन बाहर गया, ना ही आपका न्यूट्रॉन बाहर गया, सिर्फ बाहर क्या गया, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर गया, उस केस में
इसके ऊपर चार्ज सिर्फ क्या आया +1। जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो चार्ज रेज कर जाएगा +1 के साथ और मास नंबर आपका चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। ठीक है, मैं अल्फा पार्टिकल एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है अल्फा पार्टिकल, ये आपका एटम है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल बना होता है 2 प्रोटॉन्स का और 2 न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो जाने कि इस न्यूक्लियस के अंदर से 2 प्रोटॉन बाहर गए होंगे और 2 न्यूट्रॉन बाहर गए होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बना है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, मतलब कि 2 प्रोटॉन बाहर चले गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे और 8 क्या बचेंगे प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, 2 ज्यादा हो गए, यानी कि इस एटम के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा -2 का। इसलिए जब भी कोई एटम के अंदर से, जब भी कोई एलिमेंट के अंदर से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से क्या एमिट होगा, अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है -2। अभी बताया, क्योंकि प्रोटॉन 2 बाहर गए हैं तो चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर -2। और इसका मास नंबर भी कम हो जाता है। मास नंबर क्यों कम होगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन बाहर गए हैं, 2 न्यूट्रॉन्स बाहर गया, तो टोटल कितना 4। तो कितना आप बाहर गया जी, अब इसका मास 4 गया है, तो इसका मास नंबर रिड्यूस हो जाता है कितने के साथ, 4 के साथ। कब, जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। चलिए लास्ट की तरफ डिस्कस करते हैं। अब सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है डाउट है, अगर सभी को क्लियर है तो सही है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव फर्स्ट लॉ मैंने सिंपल सा बोला, क्या था ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। ठीक है, और लॉ ऑफ चांस भी बोलते हैं इसको। दूसरा समझो, देखिए जब डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है एटम की, उस समय जहां तो आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम आइदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिटिंग बोथ पार्टिकल एट ए सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल। जब आपका क्या होता है, जहां तो एक एटम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके अंदर से जहां तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, जहां बीटा पार्टिकल एमिट होगा, गामा भी हो सकता है, वो बाद में देखते हैं। अल्फा पार्टिकल एमिट होगा जहां बीटा पार्टिकल एमिट होगा। पहली बात बोलता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एक साथ एमिट हो, वो पॉसिबल नहीं है। जहां तो अल्फा पार्टिकल एक बार में एमिट होगा, जहां बीटा पार्टिकल एमिट होगा। अभी अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा होगा तो बीटा पार्टिकल एमिट नहीं हो सकता, अगर बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल एमिट नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी, also an atom will not emit more than 1 alpha particle or more than 1 beta particle। ऐसा भी नहीं है, मैंने इतनी बात तो कह दी, एक बार में ज्यादा तो अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकता है या बीटा पार्टिकल एमिट हो सकता है। साथ में अगर ये एटम अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में 10 अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिए इसने, ऐसा नहीं होगा। एक बार में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल निकल सकता है या एक बार में सिर्फ एक बीटा पार्टिकल निकल सकता है, एक से ज्यादा नहीं निकल सकते। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, क्लियर होगी। ये दूसरा लॉ सभी को क्लियर है, सही, यस और नो। थर्ड लॉ तो अभी जो मैंने समझाया था वही बोलूंगा, जो कब से मैं समझा रहा था आपको एग्जांपल लेके। पहले सेकंड लॉ सभी को समझ आया कि नहीं आया, सही, यस और नो। यस, ओके, तब तक मैं थर्ड लॉ डिस्कस करता हूँ। यस यस यस, ओके। थर्ड लॉ देखो क्या कहता है, मैंने अभी बताया आपको, जहां तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा जहां बीटा पार्टिकल निकलेगा। अगर अल्फा पार्टिकल निकल गया, इन केस अल्फा पार्टिकल एमिट किया आपके किसने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने, तो अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ होगा एटम से तो क्या होगा, उसके कारण चेंज आएगा, आपका न्यू एटम बन जाएगा। क्योंकि 2 प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल जब भी एमिट करता है तो क्या निकालता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। अभी बता के आया हूं मैं। तो प्रोटॉन्स निकल गए तो पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 10 था, अगर तो बाद में कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन बाहर चले गए हैं। तो ये क्या करता है, जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है आपका, तो फ्रॉम एन एटम विच चेंज इट इनटू न्यू एटम, उसको क्या कर देता है कि नए एटम में चेंज कर देता है। पहली बात। दूसरी, उस चार्ज नंबर, अभी बताया था इसका चार्ज नंबर क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन बाहर चले गए हैं। तो चार्ज नंबर रिड्यूस हो जाता है कितने के साथ, 2 के साथ, रिड्यूस्ड बाय 2। और मास नंबर कितना हो जाता था कम, 4। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स बाहर गए थे। एंड मास नंबर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है कितने के साथ, 4 के साथ। ये बातें अभी समझा के आया हूं, वही यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा, फोर्थ लॉ, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। अगर बीटा पार्टिकल निकल जाए तो क्या होगा भाई साहब,
द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम, एटम से जैसे बीटा पार्टिकल निकलेगा एटम वापस न्यू एटम में चेंज हो जाएगा, जो न्यू एटम बनेगा उसके ऊपर क्या होगा, उसका चार्ज नंबर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, बताया था अभी। तो उसके ऊपर जो ए एटम था इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, पॉजिट्रॉन भी जाता है कई बार उस केस में चार्ज प्लस आ जाता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को लेके ज्यादा समझते हैं। तो एक एटम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए, जैसे इसके अंदर से बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, +1। और मैंने बताया था कोई भी चेंज नहीं आता इसके मास नंबर में, मास नंबर तभी चेंज होगा अगर तो न्यूट्रॉन बाहर जाएगा या आपका प्रोटॉन बाहर जाएगा। बीटा पार्टिकल जब भी एमिट होता है तो ना ही न्यूट्रॉन बाहर निकलता है ना ही प्रोटॉन, तो कौन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण चार्ज कितना आ जाता है, +1। तो क्या बोलता है, व्हेन एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एटम द एटम चेंज इनटू न्यू एटम whose चार्ज नंबर इज रेज टू 1, जिसका चार्ज नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना, +1 हो जाता है। एंड विदाउट एनी चेंज इन मास नंबर, मास नंबर लिख लेना आगे, तो कोई भी चेंज नहीं होता आपके किसमें, मास नंबर में। तो यहाँ पे क्या है, मास नंबर। लास्ट प्रॉपर्टी, आपका ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये एक और चीज एमिट कर सकता है जिसको हम बोलते हैं गामा पार्टिकल। क्या है, गामा पार्टिकल। इस केस में ना ही प्रोटॉन बाहर जाएगा, ना ही आपका न्यूट्रॉन बाहर जाएगा, ना ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ना ही आपका पॉजिट्रॉन बाहर जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। इस केस में आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, एटम एंड न्यूक्लियस, जब आपका फर्स्ट यूनिट करवा रहा था मैं। जी स्नेहा वर्मा, आप नाम क्यों लिख रहे हो, मैं अटेंडेंस तो ना ले रहा हूँ, जैसे 2 मिनट आए थे अटेंडेंस लेके चली जाती हूँ। अटेंडेंस के लिए बोला नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अटेंडेंस दे रहे हो। अच्छा सर पहले की लिखा होगा, मैंने अभी सेंड हुआ, सेंड नहीं हो रहा था। तो मैंने अटेंडेंस तो ली ही नहीं है, पहले तो क्यों लिख के रखा हुआ था। लास्ट पॉइंट क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, चलिए एक और पेज ले लेते हैं। देखो ये आपका एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या होती है, ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में, ये कब होगा, जब ये क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, यानी कि ये कौन सी स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था इन बातों को सभी को। लेकिन जब ये वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी कि आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये क्या इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करता है, फोटोन की फॉर्म में इमिट करता है, यही बताया था। फोटोन का फार्मूला ये भी बताया था, एनर्जी जो इमिट होती है वो क्या होती है, एच न्यू, ये भी लिख पाया था। ये बोहर्ट का मॉडल है ना जो पढ़ा था हमने, उसमें दिखा था ये E2 माइनस E1। ये जो एनर्जी निकलती है किसके द्वारा, जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, उस केस में आपका किसका इमिशन होती है, एनर्जी की इमिशन होती है, किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में, और वही एनर्जी को हम बोलते हैं गामा पार्टिकल। सिंपल सी बात। इस केस में एक चीज नोटिस की, ना ही इसके ऊपर प्लस का चार्ज आया, ना ही इसके ऊपर माइनस का चार्ज आया, ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ना ही इलेक्ट्रॉन अंदर आया, ना ही प्रोटॉन बाहर गया, ना ही प्रोटॉन अंदर आया, ना ही न्यूट्रॉन बाहर गया, ना ही न्यूट्रॉन अंदर आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो जाने की जो इस केस में सिर्फ क्या हुआ, ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जंप करे जा रहे हैं, उसके कारण एनर्जी रिलीज हो रही है ना, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गामा पार्टिकल बोल रहे हैं। फोटॉन यानी कि एक किस्म की क्या यहाँ पे एमिट हो रही है, रेडिएशन, है ना, क्या एमिट हो रही है आपकी, रेडिएशन। बताया था मैंने आपको ड्यूल नेचर में, रेडिएशन, फोटॉन एमिट होने का मतलब क्या निकल रही है आपकी, रेडिएशन निकल रही है। तो यही तो होता है आपके किसमें, रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन एमिट होती है। तो फिफ्थ लॉ आपका क्या कहता है, द एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल फ्रॉम द एटम, द पोजीशन ऑफ एटम रिमेन्स सेम इन पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है, कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको मैंने अभी बताया कुछ भी चेंज नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन गया आगे पीछे। इसके कारण इसकी पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है। और इस केस में ये भी एक लाइन ऐड कर लेना आप, द एनर्जी ब्रैकेट में लिख लेना रेडिएशन,
इज एमिटेड। कब एमिट होती है भाई? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहां से? फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, टू ग्राउंड स्टेट। किस फॉर्म में एमिट करता है? इन द फॉर्म ऑफ, बताओ, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। जतिन क्या कर रहा है? ये एनोटेशन शुरू कर दी। अगर डिफरेंस में कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस कैसे? एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल आपको पता है क्या एमिट होता है इस केस में? दो प्रोटॉन्स एमिट होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स। तो दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? हीलियम। यानी कि क्या एमिट? अल्फा पार्टिकल एमिट होने का मतलब क्या एमिट हो रहा है? आपका हीलियम एमिट हो रहा है। ठीक है, इस केस में बीटा पार्टिकल के केस में क्या होता है? आपका एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जो कि क्या है? बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है एटम्स का। तो क्या एमिट होता है इस केस में? आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इस केस में क्या एमिट होता है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती है कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स। यानी कि रेडिएशन एमिट होती है जो कि किसकी बनी होती है? फोटॉन्स की बनी होती है। इन आपको रेडिएशन को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बोल सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? +2। इसके ऊपर चार्ज कितना आता है? -1। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 0। सिंपल सी बात है। क्या रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने? हाँ की है। तीसरा, आयनाइजिंग पावर। ये कोई, जैसे ये रेडिएशन तो निकल गई, चाहे ये अल्फा है, चाहे ये बीटा है, चाहे ये गामा है, रेडिएशन तो निकल के आ रही है, लेकिन इसके सामने कोई चीज बैठी हुई है, कोई और एटम बैठा हुआ है, इसको कितना आयनाइज कर सकती है? ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, ये कितना आयनाइज कर सकता है? 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा रेस एंड 1000 टाइम्स ग्रेटर देन गामा रेस। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आयनाइज करने के लिए। किसको? दूसरे एटम को। कितनी? बीटा से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है और 10,000 टाइम किससे स्ट्रॉन्गर है? आपकी गामा रेस से। ये अगर हम अल्फा को और बीटा को कंपेयर करें तो ये क्या होती है? कम पावर होती है इसकी आयोनाइजिंग की। किसकी? बीटा रेस की। और गामा की तो बहुत ज्यादा कम होती है। इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता बेचारी के ऊपर। इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। कोई चीज आयोनाइज तो तब कर सकेगी ना अगर उसके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, ऐसे करके याद रख लो। इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है इसलिए इसकी ज्यादा पावर है आयोनाइजिंग करने की, इसकी कम है, इसकी तो बिल्कुल ही कम है। बात समझ आ रही होगी? आयोनाइज का मतलब क्या? दूसरे की चार्ज को क्या करना हमने? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे, वो आयन बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग की इसकी पावर ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम है। तीसरी, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये आपके सामने एक फिल्म पड़ी हुई है, एक प्लेट पड़ी हुई है, कोई चीज इसके अंदर कितनी डेप्थ तक जा सकती है। एक दीवार है, दीवार को आपने फायर किया गन के साथ, गन की जो बुलेट है इस वायर के कितनी अंदर तक जा सकती है, उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द बुलेट। अब जो हमारी अल्फा रेज है ये कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए जो अल्फा रेज है ये किसकी बनी हुई है? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन का मास क्या होता है? ज्यादा। ऐसे करके समझो, जिस चीज का मास ज्यादा होगा, अभी खुद ही इमेजिन करके देखो, एक बड़ा सा फुटबॉल है और एक बड़ी सी एक लोहे की बॉल है छोटी सी, जिसका मास कम है, मतलब साइज भी कम होगा। जैसे ही आप उसको दीवार के साथ मारोगे तो कौन ज्यादा दूर तक जाएगी? कौन दीवार के अंदर ज्यादा घुसेगी? जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा अंदर चली जाएगी बॉल के अंदर। बात समझ आ रही होगी? उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां पे हमारे पास इस गामा रे जो, सॉरी, अल्फा रे जो बनी होती है, दो प्रोटॉन से मिलकर और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, जिसका साइज इतना बड़ा हो जाता है, इसलिए जो ज्यादा पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, तो लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसकी। इवन स्टॉप्ड बाय थिक पेपर, इतनी कम होती है पेनिट्रेटिंग पावर इसकी कि अगर इसके सामने आप मोटा सा पेज रख दोगे ना, उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। कौन? अल्फा रेस। बीटा रेस की बात करने कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्फा रे। अल्फा रेस इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉइल्स। जो मेटल फॉइल्स होती है ना, पतली पतली, उनको ये क्रॉस कर सकती है। कौन? बीटा रे। लेकिन गामा रेस की बात करते हैं, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्यों? क्योंकि जो बनी सिर्फ एनर्जी की है, फोटॉन्स की बनी हुई है, तो इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है? पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ग्रेटर देन बीटा रेस। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिक मेटल्स। मोटी मोटी प्लेट्स के अंदर से भी क्या हो सकती है? पास हो सकती है ये वाली रेस,
यानी कि रेडिएशन की बात चल रही है। स्पीड की बात करो, देयर स्पीड रेंज फ्रॉम 1/10 टू 1/20 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इसकी स्पीड क्या होगी भाई, ये बारी बल्कम, जितनी बारी चीज होगी उतना उसकी स्पीड कम होगी। ये बहुत बारी होता है, जो उससे कम होता है, जो उससे भी कम होता है। तो स्पीड इसकी क्या होगी, बहुत कम होगी, इससे उससे ज्यादा होगी, इससे सबसे ज्यादा होगी। तो स्पीड को जब भी हम निकालते हैं रेडिएशन की, उसको कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो इसकी स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड से कितनी, 1/10 से लेके 1/20 की रेंज में होती है। यानी कि 3 × 10⁸ होती है स्पीड, मीटर पर सेकंड स्पीड होती है आपकी लाइट की। तो डिवाइड कर दो 10 के साथ, से लेके 3 × 10⁸ को डिवाइड कर दो 20 के साथ। ये जो स्पीड मिलेगी वो बनेगी आपकी रेंज किसकी, स्पीड ऑफ अल्फा रेंज। बीटा की बात करते हैं, ये कितनी होती है, 9/10, यानी कि इसकी ज्यादा है। और इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पता चल सके। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। हाँ, तो इसकी स्पीड क्या होती है, कम, इसकी और कम, और इसकी सबसे ज्यादा। ये कहानी है इसकी सारी की सारी। और लास्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ये क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है बोथ द फील्ड इन अकॉर्डिंग विद द फेलेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये फेलेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जो हम पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल के लिए ये जो आपकी गामा रेज होती है ना, सॉरी अल्फा रेज होती है ना जो आपकी, ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ से पास हो रही होंगी कौन, अल्फा रेज, ये इसको भी डिफ्लेक्ट करेगी और इसको भी डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब इसको हिला देगी, चेंज कर देगी, इसको डिफ्लेक्ट कर देगी, इनको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। ये इसकी बात कहते हैं डिफ्लेक्टेड, यानी कि यहाँ ऐसा ही बोल सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसके अंदर से अल्फा रे पास होती, ऐसे करके जा रही थी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ऐसे करके जाना शुरू कर देती। क्यों, क्योंकि इसको भी, ये भी डिफ्लेक्ट कर रहा है और ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि अल्फा रे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी बात करते हैं बीटा रेज की, डिफ्लेक्टेड बाय बोथ फील्ड बट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अल्फा रेज। ये भी डिफ्लेक्ट होती है, ये भी डिफ्लेक्ट होती है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, मानी कि इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -1 है। तो ये भी डिफ्लेक्ट होंगी, ये भी डिफ्लेक्ट होंगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये रहेगा कि अगर ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे डिफ्लेक्ट होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन, बीटा रेज, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। लगाएंगे क्या इसके अंदर, पता ना, अभी बताया मैंने, फिल्मी लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो इसमें भी फिल्मी लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, किसमें लगता है, अल्फा रेस में। तो अल्फा रेस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी डिफ्लेक्शन होती है, किसकी, बीटा की। और ये नहीं होती डिफ्लेक्ट, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता कोई। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ फील्ड, कोई भी फील्ड के साथ ये डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। इसी के साथ ये डिफरेंस भी हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज भी। अगर प्रॉपर्टीज आपको कोई पूछता है अल्फा बीटा गामा की, तो प्रॉपर्टीज भी इन्हीं को लिखोगे आप। 5 हो गए होंगे आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 होगी, 6 प्रॉपर्टीज। और डिफरेंस, डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस लिख दो, प्रॉपर्टीज आ जाए तो प्रॉपर्टीज लिख दो अपने हिसाब से।